हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GSR स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सामान्य विज्ञान के इसके पहले 6 वीडियो आ चुके हैं दोस्तों, उनका लिंक हमने प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आप वहां पर जाकर उनको देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल GSR स्टडी को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, वस्तुओं का आवेशन किसके कारण होता है। कोई भी चीज़ जो आवेशित होती है उसके पीछे रीजन क्या होता है दोस्तों। तो वस्तुओं का आवेशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जब इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उसी वजह से उसका आवेशन होता है दोस्तों। ठीक है, वो किसी भी वस्तु का इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ही वस्तुओं में आवेशन पाया जाता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी चालक का पृष्ठ घनत्व किस पर निर्भर करता है दोस्तों। तो किसी भी चालक का पृष्ठ घनत्व निर्भर करता है चालक के आकार पर और चालक के समीप स्थित अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थ पर दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। चालक का आकार कितना है और चालक के पास स्थित अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थ जो होगा उस पर चालक का पृष्ठ घनत्व निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा, पृष्ठ घनत्व जो है चालक का वो क्या होता है, इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश को चालक का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल जितना कम होगा पृष्ठ घनत्व उतना ही अधिक होता है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्या है पॉइंट कि क्षेत्रफल किसी चीज का जितना कम होगा पृष्ठ घनत्व उतना ही अधिक होता है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चांदी जो है वो सबसे अच्छा चालक माना जाता है और तांबे का स्थान नंबर 2 है। चांदी का स्थान है पहले स्थान पर, चांदी पहले स्थान पर है और तांबा नंबर 2 पे आता है दोस्तों। ठीक है, चालकता के मामले में। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। तो दोस्तों यदि कोई खोखला चालक है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है दोस्तों। ठीक है, खोखला गोला जो होता है वो विद्युत परिरक्षक का कार्य करता है दोस्तों। किसका कार्य करता है, विद्युत परिरक्षक का। यही कारण है कि कार पर बिजली गिरने के बाद भी उसमें बैठा व्यक्ति सुरक्षित रहता है दोस्तों। किसी कार पर अगर बिजली गिर जाती है, आकाशीय बिजली, तो उसके अंदर जो व्यक्ति बैठा होता है वो सुरक्षित रहता है। वो इसी वजह से रहता है। क्यों? क्योंकि जो कार का ऊपर का बॉडी होती है, सरफेस होता है कार की, तो उस पर जो है पूरा आवेश वो आ जाता है और बीच में विद्युत क्षेत्र न्यूनतम 0 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये खोखला गोला जो है विद्युत परिरक्षक का कार्य करता है, इसी वजह से ऐसा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों वोल्ट जो है विद्युत विभव का मात्रक भी होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही आंसर है। फैराडे को हम लोग F से प्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक सेल का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों प्राथमिक सेल होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्राथमिक सेल होता है, इसमें रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं दोस्तों। ठीक है, प्राथमिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और एक बार प्रयोग के बाद ये बेकार हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, प्राथमिक सेल एक ही बार प्रयोग में लाए जा सकते हैं, उसके बाद ये बेकार हो जाते हैं। तो इसका उदाहरण कौन कौन से हैं दोस्तों, वोल्टीय सेल, लेक्रांशिय सेल, शुष्क सेल, ये तीनों जो हैं वो प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी।
ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, द्वितीयक सेल क्या होते हैं दोस्तों? हम लोगों ने प्राथमिक सेल के बारे में तो बात कर ली, क्या होते हैं। द्वितीयक सेल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो द्वितीयक सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और उसके बाद रासायनिक ऊर्जा को फिर से विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं दोस्तों, ठीक है। उसका प्रयोग कई बार करते रहते हैं हम लोग। जो हम लोग घरों में बैटरी यूज़ करते हैं इन्वर्टर में या वैसे भी, तो वो द्वितीयक सेल का उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को हम लोगों ने रासायनिक ऊर्जा में स्टोर कर लिया, पहले बैटरी चार्ज कर ली अपने ने, ठीक है। और उसके बाद जो बैटरी चार्ज होती है उसका हम लोग उपयोग लाइट में करते हैं, यानी फिर से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। और इसका हम लोग कई बार यूज़ करते हैं, बैटरी चार्ज करते रहते हैं बार बार, और उसको विद्युत ऊर्जा को हम लोग यूज़ करते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, लेक्लांशियर सेल का प्रयोग कहाँ होता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लेक्लांशियर सेल का प्रयोग वहाँ करा जाता है जहाँ पर रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ पर रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहाँ लेक्लांशियर सेल का प्रयोग करते हैं। और लेक्लांशियर सेल है क्या? प्राथमिक सेल है दोस्तों, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा इसके पहले। तो कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं लेक्लांशियर सेल का? तो प्रश्न के ऑप्शन के अनुसार विद्युत घंटी और टेलीफोन, इन दोनों में ही लेक्लांशियर सेल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। थोड़ी देर के लिए विद्युत धारा पहुंचती है परपथ में, और टेलीफोन की घंटी बजती है, या विद्युत घंटी जो बेल लगी होती है दरवाजों में, बटन दबाते हैं, थोड़ी देर के लिए विद्युत धारा पहुंची, उसने अपना काम किया और उसके बाद फिर वो बंद हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में किससे नापते हैं? दोस्तों जैसा कि हम लोगों को पता है कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है दोस्तों, तो इसको नापा जाता है अमीटर से दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। विद्युत धारा को एम्पियर में अमीटर के द्वारा नापा जाता है, और इसको परपथ में, अमीटर को परपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाते हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? दोस्तों वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? विभवांतर, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। वोल्ट मीटर जो होता है उसको परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है दोस्तों। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अमीटर सदैव श्रेणी क्रम में लगाते हैं परपथ में, और वोल्ट मीटर सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, फोटान की खोज किसने की थी? दोस्तों फोटान की खोज की थी आइंस्टीन ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, कैथोड किरणों की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों कैथोड किरणें जो होती हैं उसकी प्रकृति ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब कैथोड किरण टंगस्टन पर गिरती है तो क्या होता है? दोस्तों जब किसी कैथोड किरण को टंगस्टन पर गिराया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? एक्स किरणें दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, डायोड वाल्व का निर्माण किसने किया था? दोस्तों डायोड वाल्व का निर्माण किया था फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, फ्लेमिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, ताप बढ़ने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो उसकी चालकता सदैव घटती है दोस्तों, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, घटती है उसकी चालकता, ठीक है। अच्छा, जब किसी अर्धचालक का, अभी तो हम लोगों ने बात की चालक की दोस्तों, ठीक है, कि चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता घटती है, ठीक है। लेकिन जब किसी अर्धचालक का हम लोग ताप बढ़ाएंगे, किसी अर्धचालक का हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा उसकी चालकता पे? दोस्तों उसकी चालकता बढ़ेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? तो दोस्तों सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है गामा किरणों की। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, गामा किरणों की। अगला प्रश्न देखते हैं, आपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है।
ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ इसमें पहले की वीडियो में। आपेक्षिकता का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? E बराबर mc²। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो होता है, m यहाँ पे है द्रव्यमान, ठीक है, और E होता है ऊर्जा। तो E बराबर mc² को ही आपेक्षिकता का सिद्धांत कहा गया है दोस्तों। ठीक है, तो E बराबर mc² जो है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ये किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था आइंस्टीन ने। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आइंस्टीन ने अपेक्षिकता का सिद्धांत दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों? किसी भी नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इन दोनों को ही ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, कहाँ? नाभिकीय रिएक्टर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? मंदक क्या होता है नाभिकीय रिएक्टर में, क्यों यूज किए जाते हैं? जो न्यूट्रॉन निकलते हैं उनकी गति को धीमा करने के लिए मंदक का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसी भी नाभिकीय रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन निकल रहे होते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं दोस्तों। ठीक है, और उसकी गति को धीमा करने के लिए कि विस्फोट कम हो, और तो क्या प्रयोग करते हैं? मंदक का। और मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का और भारी जल, इन दोनों का ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों? विखंडन से निकलने वाले 3 न्यूट्रॉनों में से 2 को अवशोषित किया जाता है। ठीक है, जो रिएक्टर के अंदर, नाभिकीय रिएक्टर के अंदर विखंडन चल रहा होता है, उसको नियंत्रित करने के लिए कि वो अनावश्यक रूप से फैले ना, जितने हमको आवश्यकता है उतना ही जो है विखंडन हो उसी मात्रा में, तो नियंत्रक छड़ का प्रयोग करते हैं, जो जिसका काम क्या होता है कि वो 2 न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती है दोस्तों। ठीक है, केवल एक ही न्यूट्रॉन को आगे जाने दिया जाता है विखंडन की क्रिया को चालू करने के लिए। तो नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कैडमियम की छड़ या बोरान की छड़, इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्धचालक जिनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण होता है, क्या कहलाते हैं दोस्तों? ऐसे अर्धचालक जिनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बढ़ जाने के कारण होता है, वो कहलाते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। एन प्रकार के अर्धचालक में विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न में कह रहा है, जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों की गति के कारण हो कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक शब्द आया है कोटरों। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। असल में क्या होता है, जब किसी कक्षा से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, निकल के किसी दूसरी जगह चला जाता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाने पर एक होल बनता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपकी कक्षा चल रही है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और जब ये इलेक्ट्रॉन जो है इससे मुक्त हो जाता है, तो यहाँ पर जो है आपका एक रिक्त जो है कोटर बन जाता है। इसको हम लोग होल बोलते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग होल। ठीक है, HOLE, और हिंदी में उसको बोलेंगे कोटर। ठीक है, ये कोटर वही है। इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाने के बाद जो होल बन जाता है, जो रिक्त स्थान बचता है, उसी को कोटर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है, अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों की गति के कारण होता है, जिसमें वो अर्धचालक क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पी प्रकार के अर्धचालक दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों सामान्य विज्ञान के इस पार्ट में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल GS स्टार स्टडी को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।